हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और डी एग्ज़ाम में भारतीय भूगोल से पूछे गए वो सारे प्रश्न कराएंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ या उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ये ऑप्शन है कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा अधिक सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ है। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ जो 4,096 किलोमीटर लंबी है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा का साझा करता है तथा दो देशों के साथ सागरीय सीमा, जलीय सीमा जो है साझा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया? 78.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, 87.5 डिग्री पूर्व, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व में अपनाया गया, जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे 5 घंटे आगे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः भाग था किसका? टेथिस का, गोंडवाना लैंड का, पैंजिया का या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप एक भाग था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि का भाग है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि भाग है किसका? गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है? सूर्य 93 मिलियन मील, 103 मिलियन मील, 83 मिलियन मील या उपरोक्त में से एक से अधिक। सूर्य पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन मील दूर है। 93 मिलियन मील दूर है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का जो स्थान है वो तीसरा है। और सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? भोपाल, आइजोल, रांची या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आइजोल, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल है। आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। भारत में सबसे शुष्क स्थान है लेह, बीकानेर, जैसलमेर, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो भारत में जो सबसे शुष्क स्थान है वो जैसलमेर है। जैसलमेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? कहते कॉमन सीमा 6, 5, 7 या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साझा सीमा साझा करता हो। पाकिस्तान के साथ 5 राज्य की सीमा साझा करती है और बांग्लादेश के साथ भी 5 ही राज्य की सीमा साझा करती है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तथा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझी करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें मालवा का पठार, कर्क रेखा द्वारा मालवा का पठार सबसे ज़्यादा आच्छादित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। अल्मोड़ा जिला जो है वो तिब्बत से सीमा साझा नहीं करता है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत से की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या कोई नहीं।
किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ये बघेलखंड इसका ऑप्शन सही है। बघेलखंड, बघेलखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%, 27% या 40%? भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%, 27% या 40% या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है 30%। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का जो हिस्सा है वो 30% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है केंद्रीय उच्च भाग, दूसरा है महान मैदान, तीसरा है तटीय मैदान, चौथा है उत्तरी पर्वत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है 3124 1234 2413 मोर देन एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन सही है ई नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, जबकि इसका सही उत्तर है पहला महान मैदान 2 नंबर, फिर उसके बाद जो है केंद्रीय उच्च भूमि 1 नंबर, फिर उसके बाद है पहाड़ियाँ फिर उसके बाद है पहाड़ियाँ यानी 4 नंबर, फिर उसके बाद है ऊंचे पर्वत ऊंचे पर्वत ऊंचे पर्वत ऊंचे पर्वत ऊंचे पर्वत ऊंचे पर्वत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, यह दक्कन पठार का भाग है, यह अरावली से घिरा हुआ है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय उच्च भूमि, इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है, ये सही है। यह इसका पश्चिमी भाग मालवा के पठार से घिरा हुआ, ये भी सही है। और यह अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से और यह उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी पालनपुर जो गुजरात में है, राजस्थान से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं कंचनजंगा, एवरेस्ट, K2 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो है K2। इसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी जो जिसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है, जो उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है। उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, उड़ीसा। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल तो जास्कर। तो इसका तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो इसके लिए तो एक हम बता देते हैं ठीक आपको, वो है उत्तर से दक्षिण कलजापीर। कल से काराकोरम यानी 2 नंबर, जा से जास्कर यानी 4 नंबर, पी से पीर पंजाल यानी 3 नंबर, और कल का अच्छा नहीं, क से काराकोरम और ला से लद्दाख, क से काराकोरम और ला से लद्दाख, जा से जास्कर, अब पी से पीर पंजाल यानी कलजा पीर। 2143
अगला क्वेश्चन है कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की पर्वत को सही कर, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। देखिए तो इसका क्या बताए थे, कल जा पीर, कल जा पीर। अब की बार दक्षिण से उत्तर पूछा है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पीर पंजाल, दूसरे पे जास्कर, तीसरे पे लद्दाख, चौथे पे काराकोरम, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मालनाड क्षेत्र का संबंध किस निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है, तेलंगाना पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह कर्नाटक के पठार से, मालनाड क्षेत्र जो है ये कर्नाटक के पठार से संबंधित है, कर्नाटक के पठार से संबंधित है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है मालनाड क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है फतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा फतलुज और कालू नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को, फतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गंगा नदी के दक्षिणी किनारे, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कोसी, गंडक, सोन। तो इसमें हमारा सबसे बड़ी नदी जो है वो है सोन, सोन, सोन नदी गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर मिलने वाली, जिसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर है और गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यमुना नदी गंगा के दाहिने ओर से मिलने वाली सबसे नदी है जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, असम, केरल। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, केरल, केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, सुरू नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कारगिल जो है वो सुरू नदी के तट पर स्थित है, सुरू नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है, किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है, यह है हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे जो है पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क जो है विकसित करेगी। अगला क्वेश्चन है बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, पीर पंजाल में बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है पीर पंजाल में, जास्कर में, काराकोरम में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये काराकोरम में अवस्थित है, बाल्टोरो हिमनद काराकोरम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है सोन नदी की उत्पत्ति स्थल, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में कहाँ स्थित है, मैकाल श्रेणी, मकालू श्रेणी, राजमहल श्रेणी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सोन नदी की उत्पत्ति स्थल जो है मैकाल श्रेणी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल या उपयुक्त में से एक से अधिक, प्रयागराज, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो काली नदी, काली नदी, काली नदी। अगला क्वेश्चन है चांप झील, आक्सपो झील पाई जाती है, चांप झील या आक्सपो झील पाई जाती है हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चांप झील या आक्सपो जो है वो नदी घाटियों में पाई जाती हैं, नदी घाटियों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है, मिथनकोट, तांदी, अहमदपुर सियाल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिनाब नदी सिंधु में मिथनकोट में जाके मिलती है, मिथनकोट में, मिथनकोट में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है, काली नदी, पेनानी, पेरियार या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पेनानी नदी का जो जल क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, पेनानी नदी का जल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, 300 मीटर, 150 मीटर या 30 मीटर।
तो कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से 30 मीटर की ऊंचाई पे है। कितना? 30 मीटर की ऊंचाई पे है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का दूसरा नाम है बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी या पुनपुन। तो इसी नारायणी, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। नारायणी। अगला क्वेश्चन है, सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ओरमांझी, मंदार, हेहल या नगड़ी। तो सुवर्णरेखा नदी जो है नगड़ी गांव के पास से निकलती है। नगड़ी गांव के पास से निकलती है, जो झारखंड के रांची नामक स्थान पे है। झारखंड के रांची नामक स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात और नदी के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? जोग, शरावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले पे नर्मदा नदी पे स्थित है। सी ऑप्शन तो गलत हो गया न, जबकि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार गोदावरी, धुआंधार नर्मदा, कपिलधारा भी नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पे स्थित है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग या महात्मा गांधी, जोग का नाम नया क्या हो गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में है। लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। लिखापानी दर्रे के पास जो स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा पर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? इसमें ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा की सहायक नदी हैं। उत्तर दिशा की सहायक नदी हैं, यानी सुबनसिरी, मानस और बेलसिरी। बेलसिरी तो नहीं है, पर सुबनसिरी और मानस जरूर है, जो उत्तर दिशा में जाके मिलती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाढ़ को रोकने की उत्तम विधि है चराई, वनरोपण, वनोन्मूलन। बाढ़ को रोकने के लिए सर्वोत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने की सर्वोत्तम विधि क्या है? वनरोपण, यानी वन को लगाना, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे बाढ़ को रुकावट मिलेगी। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, टीआरई 3 में भी आया है और बीपीएससी स्कूल टीचर में भी आया है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है। 133वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट पर, छोटा नागपुर का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते हुए मानसून की वजह से बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो इसमें लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री और से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होता है। 8 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। यानी भारत में मानसून जो है, मानसून सीजन में चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री के बीच उत्पन्न होता है, यानी ई ऑप्शन इसमें। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो 15 अक्टूबर। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार, उपोष्ण या मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो त्रिवार्था के अनुसार जो भारत की जलवायु है वो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। यह जो वर्षा होती है यह रफेदार फलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रफेदार फलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसकी 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर के पठार को छोड़ के क्षेत्र शामिल हैं। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट पे पाई जाती है। पश्चिमी तट पे पाई जाती है, पश्चिमी तट पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। मध्य प्रदेश में सागवान के जो पेड़ हैं, सागवान के जंगल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? सुंदरगढ़, सुंदरवन, सुरेंद्र नगर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गंगा के डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कांटेदार जो जंगल हैं वो तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 15 सेंटीमीटर से कम होती है। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। जहाँ पे वर्षा कम होती है, कांटेदार जंगल वहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय के संबंधित वन को क्या कहते हैं? सुरक्षित वन, संरक्षित वन या अवर्गीकृत वन। उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी संबंधित हैं, उन्हें कहा जाता है अवर्गीकृत वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कर्नाटक में, हिमाचल में, केरल में या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ आंसर सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे भारी वर्षा होती है ये वन वहाँ पे पाए जाते हैं। तो कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1952 के राष्ट्रीय वन नीति उल्लिखित देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र से वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33%। 33 बी ऑप्शन सही है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो वनाक्षित प्रतिशत है वो 33% होना चाहिए। वन 4 प्रकार के वर्गीकृत किए गए: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल, वृक्ष भूमि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति या प्रोन नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या हिमालयी क्षेत्र? हिमालयी क्षेत्र या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन सही है। ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सबसे अधिक प्रभावित करता है? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो कोरोमंडल तट जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर में विकसित चक्रवातों का जो 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरी सतह का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, हीट वेव का संबंध किससे होता है? यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक पहुंच जाए या उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक तक पहुंच जाए उसे हीट वेव माना जाता है। इसमें डी ऑप्शन सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा ही सही। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिकतम पहुंच जाता है उसे हीट वेव माना जाता है। मैदानी इलाके का 40%, मैदानी इलाके का 40% और पहाड़ी इलाके का 30 डिग्री। पहाड़ी इलाके में अगर 30 डिग्री से अधिक जो है तापमान पहुंच गया, 30 डिग्री पहाड़ी और 40 डिग्री मैदानी, अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो गया तो वो हीट वेव माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर इसका पार्ट 2 जल्द ही आप लोगों को लेके आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट में ज़रूर डालें। हम इससे बेहतर काम करेंगे। धन्यवाद।